हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल की कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने संस्कृत के 10 शॉर्ट क्वेश्चन को किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसे आप सभी देख लीजिएगा। आपको उस वीडियो में बताया गया था कि संस्कृत का 4 वीडियो करेंगे, टोटल 40 शॉर्ट क्वेश्चन, और उसी में से आपको 16 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि आपको 8 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। और टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन 16 नंबर का हो जाएगा। और 16 नंबर आपको इसी सीरीज से फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो आप सभी इस क्लास को अंत तक जरूर देखेगा, और पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिए। आपको 40 ऑब्जेक्टिव को देखना अति आवश्यक है। पिछले वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और जैसा कि आपको थंबनेल पर देखने को मिला होगा कि पढ़े वही जो परीक्षा में आए, और संस्कृत में वही हम आपको वीडियो में दे रहे हैं, जो कि 100% श्योर है कि इसी में से आपको पूछा जाएगा। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सभी अंत तक जरूर देखेगा। और चलिए अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 क्वेश्चन कर लिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पाटलिपुत्र पाठ संस्कृत में पढ़ना है, उसका वैभव के बारे में वर्णन करना है। आंसर की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल से ही महान रहा है। आंसर क्या कहा गया कि बिहार की जो राजधानी है पटना, वह प्राचीन काल से ही महान रहा है। इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो 2000 वर्ष। इसे आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ का वर्णन विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहान, हिंदसांग जैसे विद्वानों ने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। जो पाटलिपुत्र अपना बिहार का राजधानी है पटना, वहाँ की वर्णन मेगास्थनीज, फाहान, हित्सांग ये सभी जो कि महान वैज्ञानिक हैं अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। यहाँ पाणिनि, पतंजलि, बड़रुचि और पिंगल जैसे महान विद्वान हुए हैं। जो पाणिनि है संस्कृत का बहुत अच्छे जानकार थे, पाणिनि, उसके बाद पतंजलि, बड़रुचि, पिंगल, ये सभी कहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में ही शिक्षा ग्रहण किए थे। पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक महान नगर था, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। जो पाटलिपुत्र है वही अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की अभी राजधानी है। आगे हम लोग देखें, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था? जो चंद्रगुप्त था उस और अशोक था, उसके काल में पाटलिपुत्र कैसा था? जो पटना की स्थिति थी उसके समय में कैसा था? आंसर की ओर आप लोग देखेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की सेना और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। जब पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त का शासक था, तो वहाँ की जो उस समय है, यहाँ की नगर की सेना और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। अशोक के समय इसका वैभव और समृद्ध हुआ। जो चंद्रगुप्त के समय में था तो अच्छी तो ही, लेकिन जब अशोक का शासनकाल आया तो इसमें और इसका वैभव है, जो कि समृद्ध हुआ, अच्छा हुआ। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इतना ही आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो जितना आपको इसमें बताया गया है इसी तरह आपको आंसर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? पटना में कौन से दर्शनीय स्थल है? सिर्फ पटना का दर्शनीय स्थल पूछा गया, तो जो पटना का दर्शनीय स्थल उसे लिख देना है। जैसे कि पटना में गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर और मौर्यकालीन अवशेष, गुरुद्वारा इत्यादि दर्शनीय स्थल है। सेम इसी तरह से आपको आंसर लिखना है कि पटना में जो गोलघर है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, कौन सी जैविक उद्यान है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। उसके बाद है सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर और मौर्यकालीन अवशेष, ये और भी इम्पोर्टेंट है, मौर्यकालीन अवशेष। उसके बाद गुरुद्वारा, ये सभी है जो कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में प्राचीन कालों में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में कौन से महोत्सव मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में प्राचीन काल यानी कि गुप्त वंश के शासन काल में कौमोदू महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था।
ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्सव है जो कि पटना में या पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव होगा। बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय नगरवासी आनंदित होते थे। जो क्या है, पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? सिंपली कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इतना ही आपको लिखना है, सिंपल सा, और 2 नंबर आपको इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए पटना नगर और ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्यों है? चलिए आंसर देखेंगे। आंसर है इसका कि सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, वही आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है। जो गुरुद्वारा है यह गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। यहाँ सिख संप्रदाय के अधिक से लोग हैं, विदेशी लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, जिस कारण है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए गुरुद्वारा की मदद से जो पटना नगर है वह इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा के लेखक कौन है? यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है तथा उस पुस्तक में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? देखिए, अलस कथा पाठ के बारे में पूछा गया, तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। जो अलस कथा के लेखक है यह विद्यापति है, और यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह पाठ क्या पूछा है कि यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कौन सी ग्रंथ से? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। क्या है, इसमें मानव के अवगुणों एवं उनके निराकरण का उपाय बताया गया है। आप लोग पढ़े होंगे इस कहानी को, तो उसमें आपको बताया गया कि मानव के इसमें निराकरण और अवगुणों को विस्तार से बताया गया, जैसे कि आलसियों के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिला होगा। 17 नंबर क्वेश्चन अगला है कि वीरेशेश्वर कौन था और वे स्वभाव के कैसे थे? ये भी अलस कथा पाठ के ही पात्र है वीरेशेश्वर। तो वीरेशेश्वर कौन था? तो वीरेशेश्वर मिथिला का मंत्री था। जो वीरेशेश्वर था ना, वो मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था वीरेशेश्वर? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीरेशेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। वह स्वभाव से दयावान और दानशील था। जो वीरेशेश्वर था वह स्वभाव से दयावान और दानशील व्यक्ति था। वह प्रतिदिन भिखारियों को और अनाथों, गरीबों और आलसियों को भोजन वस्त्र दान में देता था। वीरेशेश्वर था ना, यह गरीब जो आलसी व्यक्ति थे उनको भोजन देते थे, वस्त्र देते थे दान में। तो वीरेशेश्वर का वर्णन पूछा गया कि वीरेशेश्वर कौन था और स्वभाव का कैसा था? तो इसमें वीरेशेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था, और स्वभाव का कैसा था ये भी बता दिया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चारों आलसी पुरुष किस प्रकार आग से बचना चाहते थे? जब अलसला में आग लगाया गया तो उसमें 4 आलसी पुरुष थे, वो किस प्रकार आग से बचना चाहते थे? आंसर देखिएगा। आंसर क्या है कि चारों आलसी शोरगुल सुनकर यह जान चुके थे कि इस अलसला में आग लगी हुई है। जो चारों को आलसी था वो शोरगुल सुना बाहर का, तो उसको पता चल गया कि अलसला में आग लगी हुई है। फिर भी वे भागकर जान नहीं बचाना चाहते थे। वो आलसी थे, वो भाग नहीं रहा था, आपस में ही बात कर रहा था। क्या वो कहता है, अरे कहल कुहालम कुहालम कहला रे। क्या एगो बोलता है फर्स्ट, क्या हल्ला कहला हो रहा है? तो सेकेंड बोलता है लगता है कि इस अलसला में आग लग गया है। तो थर्ड बोलता है कि कोई आता ना हमको भींगा हुआ कंबल डाल देता तो आग से बच जाते, आग बुझ जाती और हम बच जाते। इसी तरह से वो सभी आपस में बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कि अलसला में आग लगने पर आलसी क्या कर रहे थे? तो वे सभी आपस में बात कर रहे थे। क्या वे चाहते थे कि कोई दयालु व्यक्ति आकर हम लोगों के ऊपर जल से भींगा हुआ कंबल डाल दे और हम लोग बच जाए? क्या सोच रहा था कि कोई आए व्यक्ति और भींगा हुआ कंबल डाल दे, आग बुझ जाए और हम सभी बच जाए। आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला?
जब आग से वो आलसी पुरुष ने नहीं निकला तो उसे निकाला किसने? तो आलसी पुरुष को आग से नियुक्त कर्मचारियों ने उनके बालों को पकड़कर बाहर निकाला। जब वो आलसी पुरुष नहीं निकला तो वहाँ के जो कर्मचारी थे ना, उन्होंने बाल पकड़ के और चारों आलसी पुरुष को बाहर निकाला। चलिए, आलसी, आप सभी भी आलसी बनिएगा। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलस सलाह के बढ़े हुए खर्च को देखकर नियुक्त पुरुषों ने क्या किया? अलस सलाह था, उसका बढ़ा हुआ खर्चा उसका बढ़ गया, तो उसको देख करके वहाँ के नियुक्त पुरुष थे, उन्होंने क्या किया? तो उनका ही प्रोग्राम था अलस सलाह में आग लगाने का। क्या है? अलस सलाह के बढ़े हुए खर्च को देखकर नियुक्त पुरुषों ने सोचा कि हमें इस आलसियों की परीक्षा लेनी चाहिए। अलस सलाह था, उसमें का खर्च बढ़ गया, अरे सोचा कि इतना खर्च कहाँ से होगा, अब तो हमें आलसियों की, चलिए इसको परीक्षा लेना चाहिए। और सभी के सभी जब सो गए तभी नियुक्त पुरुषों ने अलस सलाह में आग लगा दिया। जब जो आलसी व्यक्ति थे वो अलस सलाह में सोए और नियुक्त जो व्यक्ति थे वहाँ के कर्मचारी, उन्होंने अलस सलाह में आग लगा दिया और नकली आलसी अर्थात धूर्त लोग भाग गए। जो नकली आलसी थे वो सभी तो भाग गए। अंत में 4 आलसी बचे। तो अलस सलाह में आग लगने पर कितने आलसी नहीं भागे थे? तो 4 आलसी। चारों एकदम ब्रांडेड किस्म के आलसी थे। कैसे आलसी थे? एकदम ब्रांडेड आलसी थे जो कि नहीं भागे। नकली तो भाग गए और ब्रांडेड थे 4 ब्रांडेड थे, उन्होंने नहीं भागा। कितने आलसी नहीं भागता है? तो 4, जो कि ब्रांडेड किस्म के आलसी है 4, उन्होंने नहीं भागा। पुरुषों ने बाल पकड़कर उन्हें निकाला और राजा ने उन्हें भोजन वस्त्र दान में दिया। जो नकली था तो वह भाग गया। और अलस सलाह के खर्च किनके कारण बढ़ा थे? तो नकली आलसियों के कारण ही खर्च बढ़ा हुआ था। और जो ब्रांडेड किस्म के आलसी थे वो तो नहीं भागे, तो फिर उसे बाहर निकलवाया गया और राजा ने उन्हें भोजन और वस्त्र दान में दिया। कैसे आलसी को? तो जो ब्रांडेड आलसी थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कर लिए हैं। पिछले वीडियो में 10 नहीं किए थे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो आप सभी उसे देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।